हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले एमपीपीएससी का 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2024 के 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके आएंगे, जिससे हमें सॉल्व करना और रिवाइज करना आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले पार्ट ए में हैं, हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वेश्चन को लेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम एमपी पीएससी 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा 2024 का पेपर को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और इसका एग्जाम 30 अगस्त को है। हम तैयारी एकदम बहुत अच्छे से करते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से एक एनालिसिस हमें मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कूलाम गोज। कूलाम गोज के लिए कंडीशन क्या होती है? कूलाम गोज के लिए कंडीशन हमारी डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कूलाम गोज? कंडीशन फॉर कूलाम गोज, कंडीशन फॉर Coulomb gauge we can write as del dot A vector is equal to del dot A vector that is equal to 0। Coulomb gauge कंडीशन हमारी क्या है? del dot A is equal to 0। कंडीशन फॉर Coulomb gauge के लिए हमारे पास del dot A vector is equal to 0 आनी चाहिए। एंड वन मोर कंडीशन जिसको हम कहते हैं लॉरेंस गॉज कंडीशन हमारे पास क्या होगी? लॉरेंस गॉज कंडीशन जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं? डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी बाय डेल टी। ये हमारी लॉरेंस गॉज कंडीशन हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि लास्ट मतलब 2024 में उन्हें कूलाम गॉज कंडीशन पूछी, तो हो सकता है इस साल के पेपर में लॉरेंस गॉज कंडीशन पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए अपने आप को हर तरीके से रेडी रखना है। कंडीशन फॉर कूलाम गॉज डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर लॉरेंस गॉज कंडीशन हमारे पास क्या है? डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी बाय डेल टी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एट हाई फ्रीक्वेंसी the losses in the transmission line is what? At high frequency, what is the losses in the high transmission line? At high frequency, the losses in the transmission lines. High frequency पे हमने पता है at high frequency the losses in a transmission line increases significantly due to several physical phenomena. हमें पता है at high frequency जो losses होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो इंक्रीज कर जाते हैं सिग्निफिकेंटली ड्यू टू सेवरल फिजिकल फिनोमेना, जिसमें एक तो सबसे पहले हमारे पास एक तो स्किन डेप्थ है। स्किन डेप्थ के कारण हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। एज अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, हमें पता जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी करंट टेंड्स टू फ्लो ऑन अ आउटर सरफेस। इससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा आउटर सरफेस की ओर ऑफ द कंडक्टर। करंट फ्लो होगा आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उससे क्या होगा? दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर जाएगा और उससे तुम्हारी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। वन ऑफ द मेन रीजन हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। द इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कंडक्टर्स एब्जॉर्ब मोर एनर्जी। हमें पता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि डाइलेक्ट्रिक होते हैं बिटवीन कंडक्टर्स जो एब्जॉर्ब करते हैं मोर एनर्जी को एज इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज एंड डीपोलराइज मोर रैपिडली। हमें पता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं बिटवीन कंडक्टर वो मोर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज एंड डीपोलराइज मोर रैपिडली। दिस इंक्रीजेस द कंडक्टेंस। इससे क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तीसरा हमारा रेडिएशन लॉस। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन्स कैन एक्ट एज अ एंटीना रेडिएटिंग एनर्जी इनटू द सराउंडिंग स्पेस। तो एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी
ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, एक्ट करता है किसकी तरह, एंटीना की तरह, और रेडिएटिंग एनर्जी की तरह इनटू द सराउंडिंग स्पेस। सो हम बोल सकते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी जो लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो तो एक तो स्किन इफेक्ट के कारण होते हैं, दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण, और तीसरा रेडिएशन लॉस के कारण। So at high frequency, losses in a transmission line is become very large. Losses become very large. Now हम proceed करते हैं next question को. The electric flux through a Gaussian surface enclosing a dipole is what? So electric flux through Gaussian surface passing through क्या होगा? So हमें देखो क्लोज, सबसे पहले हमें पता है क्या है, एक डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक अपोजिटली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू देयर सेपरेशन। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, हम पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर रखे हैं, जस्ट 1 मिनट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर रखे हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसमें बताओ टोटल चार्ज इंक्लोज हमारा कितना है गॉसियन सरफेस में, ये हमारी गॉसियन सरफेस हुए। सो ये हमारी गॉसियन सरफेस, सो गॉसियन सरफेस, सो टोटल चार्ज इंक्लोज इज 0, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू। सो हम जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस हम लिखेंगे ई डॉट डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट इज इक्वल टू 0। So which option is correct? Option first is correct. Now I proceed for the next question. The phase velocity of a wave in a waveguide is what? So phase velocity of a wave in a waveguide क्या होगी, देखो waveguide में हमें पता है एक तो relation Bp Vg that is equal to c square, and another one more formula we know in a waveguide, phase velocity. So phase velocity in a waveguide we can write as a c upon under root 1 minus fc upon f whole square. So fc upon f whole square. And group velocity we can also write as vg is equal to c under root 1 minus fc upon f whole square. And one more thing, we know that phase velocity of a wave in a waveguide जिसकी 1 की f की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन fc होगी। सो ये वैल्यू 1 से कम होगी, लेस देन 1। सो लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 होगी। सो फेज वेलोसिटी ऑलवेज, सो इसमें क्या होगा हमारा, फेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो फेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। और हमें ये भी पता है कि फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल प्लेन वेव होती है। सो इसके ऑप्शन को हम चेक करते हैं। सो इसके ऑप्शन को हम चेक करें, सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और ये भी नहीं हो सकता। सो ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो फेज वेलोसिटी vp vg is equal to c square, and vp we know c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस fc अपॉन, और यहाँ fc और f क्या है, fc हमारी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और f हमारा क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और f हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी।
सो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ। द टर्म रिटार्डेड इन रिटार्डेड पोटेंशियल इज रिपोर्टेड रिफर्स टू। तो टर्म हम रिटार्डेड पोटेंशियल को किससे रेफर करते हैं? डिले ड्यू टू फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट, डिले ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट, डिले इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, डिले इन change distribution charge is slowing down for electromagnetic waves in the medium, so due to finite speed of light, so which option, so option A is correct। so retarded potential में हमें पता है जो retarded potential में जो changes आते हैं वो किसके कारण आते हैं? due to finite speed of light, delay due to finite speed of light, so option A is correct। now I proceed for the next question, that is sixth question, that is our sixth question। so Hamilton principle, so Hamilton's principle states that the path taken by the system between two points is that for which हमें पता है Hamilton's principle क्या बताता है? Hamilton's principle मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट। सो Hamilton's principle हम इसको प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन भी बोलते हैं। Hamilton's principle को हम क्या बोलते हैं? Hamilton's principle को हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी भी बोलते हैं। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन। सो ये क्या बताता है? द पाथ फॉलोड बाय अ डायनामिक सिस्टम, मींस जो पाथ फॉलो करता है कोई डायनामिक सिस्टम बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन एट टाइम t1 एंड t2, वो इस तरीके से करेगा कि उसका एक्शन इंटीग्रल स्टेशनरी हो, मींस डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा t1 टू t2 L QJ डॉट into t dt that is equal to 0, so action integral will be 0, means इस तरीके से हुआ कि action means time integral of a Lagrangian over a specified time, so action integral will be एक्सट्रीमम भी कह सकते हैं, मीन्स या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो हम बोल सकते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल मतलब किसी डायनामिक सिस्टम को बताता है जिसमें वो पाथ को इस तरीके से फॉलो करता है कि उसका एक्शन इंटीग्रल स्टेशनरी हो, सो एक्शन इज स्टेशनरी, सो विच ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो एक्शन स्टेशनरी मीन्स इसका क्या मतलब? मैक्सिमा हो, मिनिमा और एक्सट्रीमम पॉइंट या फिर एक्सट्रीमम। नाउ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वेरिएशन प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस, तो हम वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस न्यूटन्स इक्वेशन, हाँ सही बात है, न्यूटन्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, सो ऑल ऑफ दिस। सो हम वेरिएशनल प्रिंसिपल को कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ दिस, सो विच ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइजन ब्रैकेट, सो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइजन ब्रैकेट, हमारी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है पॉइजन ब्रैकेट के लिए? एंटी सिमेट्रिक होती है, हाँ होती है, एंटी सिमेट्रिक भी होती है, लीनियरिटीज को भी फॉलो कर रही होती है, जैकोबी आइडेंटिटीज को भी फॉलो कर रही होती है, सो ऑल ऑफ दिस, सो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस। द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट आर एंटी सिमेट्रिक, लीनियरिटी, जैकोबी आइडेंटिटी, सो ऑल ऑफ दिस आर इज करेक्ट, सभी को फॉलो करती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड होता है? टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री के साथ। सो हमें पता है, सो अकॉर्डिंग टू हमें पता है नोएथर थ्योरम
नोएथर्स थ्योरम। नोएथर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, अगर हमारे पास टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। सो हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। सो हमारे पास टोटल एनर्जी इज कंजर्व। फिर इसका सेकंड क्या था, स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री। स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री, स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या था, स्पेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई सिस्टम में अगर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने पे उसके लॉ चेंज नहीं होते हैं, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व था। मींस जैसे हम डेल एल बाय डेल टी जीरो होगा तो हम बोल देंगे टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री मींस टोटल एनर्जी कंजर्व। इन द सिमिलर वे डेल एल बाय डेल एक्स अगर जीरो आता है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या बोल देंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। नाउ एक और सिमेट्री हमारे पास है जो कि है स्पेस रोटेशनल सिमेट्री। स्पेस रोटेशन सिमेट्री। स्पेस रोटेशन सिमेट्री क्या बोलती है, if the system behaves identically when rotated around an axis, means अगर सिस्टम सेम रहे अगर हम उसको रोटेट करें सो उसके करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। मींस डेल एल बाय डेल थीटा इज कम्स आउट टू बी जीरो। सो डेल एल अपॉन डेल थीटा इज कम्स आउट टू बी जीरो। सो हम बोल सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मींस एंगुलर मोमेंटम इज conserved. Angular momentum is conserved. Time translation symmetry means total energy conserved. Del L by del T is equal to 0. Space translation symmetry means linear momentum conserved. Space rotational symmetry means angular momentum conserved. Space translation symmetry means linear momentum conserved. और time translation symmetry means total energy conserved. So अब देखते हैं conservation of energy. Conservation of energy is associated with, so conservation of energy time translational symmetry. टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री और ट्रांसलेशनल सिमेट्री इन स्पेस, तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। रोटेशनल सिमेट्री इन स्पेस, सो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बताएं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन। सो द फ्रीक्वेंसी विद विच अ सिस्टम ऑसिलेट्स इन इट्स नॉर्मल मोड्स। सो सिस्टम द फ्रीक्वेंसी जिस पे सिस्टम ऑसिलेट्स कर रहा होता है इन इट्स नॉर्मल मोड्स उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मींस जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी दोनों रेजोनेट कर जाए। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही हो। फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी मींस जो बाहर से हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके उसको मूव करा रहे हैं। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विद विच अ सिस्टम ऑसिलेट्स इन इट्स नॉर्मल मोड्स उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। सो हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। सो या तो हम पूरा लॉन्गर मेथड करें या फिर हमारे लिए आइगन मैट्रिक्स की हमें प्रॉपर्टीज पता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हम आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बहुत फास्टली। क्योंकि हमें पता सम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, सम ऑफ आइगन वैल्यूज
सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो हम इसका यूज करेंगे। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। अब इसमें देखते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स में जाएंगे हम। सो इसमें देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू 6 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज अवर 12 कमिंग। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना होगा। सो हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो 6, सो 3 3 जा 9 माइनस 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 1, देन -2 और माइनस माइनस प्लस। सो 2 माइनस 6 माइनस -2, 2 इंटू 1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Then after that 2 we can find, so 2 minus 6, so इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 9 minus 1 8, so 6 into 8 48, now 4 6 minus 6 plus 2, so -4 into 2 -8 और ये -4, so this is 8, so हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, हमारा डिटर्मिनेंट 16, सो 16 में से 48 में से 16 जाएंगे तो 32, सो हमारा डिटर्मिनेंट लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 32। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज जो भी सेटिस्फाई कर जाएंगे वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। तो अब हमको चेक करना होगा 2 + 2 दैट इज 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, सो फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग, सेकंड नॉट मैचिंग, not matching, third 8 plus 2 10 plus 1 11 not matching, so this is also not matching, so option first is our correct. Now we can find question number 12। इसमें भी इसमें क्या है, इन द आइगन वेक्टर इक्वेशन ax is equal to lambda x, इसमें a की वैल्यू 3 2 4 1, द आइगन वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन, सो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, a is equal to 3 4 2 1, सो इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो 3 इंटू -8, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना आ रहा है, लैम्डा 1 ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारा ये इतना आएगा -5, सो दो प्रॉपर्टीज, इन दोनों प्रॉपर्टीज जो भी सेटिस्फाई करेगी वही हमारी पॉसिबल आइगन वैल्यूज होगी। सो 5 + 1 5 - 4, सो ये 4 आ रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, 5 इंटू 1 -1 ये भी सेकंड, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो अदर ऑप्शन पे चेक करने की जरूरत है, इसको हम ऐड करेंगे तो वैसे ये रॉन्ग हो जा रहा है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 रॉन्ग, ये फर्स्ट सेटिस्फाई बट मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, ये भी 0, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में हमने आइगन वैल्यू निकाली। सो क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमारे पास 5 दे हैव गिवन यू, जस्ट अ मिनट, सो क्वेश्चन नंबर 13, सो 5 दे हैव गिवन यू 1/r और जिसमें r की वैल्यू क्या है 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 and they are asking gradient of 5 and we know that del operator हमारा क्या होता है del upon del x I cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k cap, राइट। सो हम कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ 5 अगर हम करके देखें
देखो अगर x का निकाल लेते हैं तो y और z बिल्कुल सेम होगा, तो हम एक डेल फाई x के लिए कंपोनेंट निकालते फिर उसको हम को रिलेट कर देंगे, सो डेल अपॉन डेल x, और इसको हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। So gradient of phi x that is equal to minus 1/2 x square plus y square plus z square। क्या हम इसमें डेल बाई डेल x की पावर n that is equal to nx की पावर n minus 1 we are using it। so इसमें क्या आ जाएगा -3/2 और x का डिफरेंस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सो 2x आएगा, सो 2 से 2 कैंसिल, सो डेल फाई x दैट इज इक्वल टू माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और हमें पता है, सो हम इसको लिख सकते हैं x r क्या होगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो जी हमारा हो जाएगा r। नाउ हम लिख सकते हैं इन द सिमिलर वे, जैसे हमने इसको डेल फाई बाय डेल एक्स करा, इन द सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल वाई, जो हमारा क्या होगा माइनस वाई बाय आर क्यू, और डेल फाई बाय डेल जेड क्या होगा माइनस जेड अपॉन आर क्यू, सो अब हम टोटल अपना डेल फाई लिख सकते हैं। डेल फाई हमारा क्या हो जाएगा, सो डेल फाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन आर क्यू आई कैप माइनस वाई अपॉन आर क्यू जे कैप माइनस जेड अपॉन आर क्यू के कैप। सो दैट इज हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यू। Then after that I can also write del phi is equal to minus r vector upon r cube. So r vector upon r cube. So any option is there? Yeah. So हमारा option number A is correct. So minus r upon r cube. So option A is correct. Now question number 14 करेंगे. So question number 14. So if I cap J cap and K cap are unit vectors, then which of the following is incorrect? Important है, हम जल्दी में क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ के हम डायरेक्टली कर देते करेक्ट कौन सा है, और हम देखेंगे फर्स्ट करेक्ट और डायरेक्ट निकल जाते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट हमें देखना है। सो हमें पता है यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू जे डॉट जे दैट इज के कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू 1। इन द सिमिलर वे आई डॉट जे that is j dot k cap and that is k cap dot i cap, और ये हमारा 0 हो जाएगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी थी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर एंड k cap का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 1। सो ये हमारी 3 और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है i क्रॉस j दैट इज इक्वल टू k cap, j cap cross k cap that is equal to I cap and k cap cross I cap that is equal to j cap। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी। अब हम मिलाते हैं हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग करें, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई 0। सो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये भी करेक्ट है।
और इस प्रॉपर्टी को देखें, जस्ट 1 मिनट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस ए, ये भी हमारी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आई क्रॉस जे के क्रॉस जे, ये इक्वल नहीं होते हैं, सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन, दिस इज अवर इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ प्रोसीड करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द legendary polynomials p and x, find the value of this. So I is equal to minus 1 to 1 dpnx अपॉन dx इंटू dx। सो अगर हम इसको अपना वेक्टर कैलकुलस यूज करके हम निकालें, सो हमारे पास क्या बचेगा, dx से dx कैंसिल, सो dpnx को हम करेंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा, pnx और इसकी लिमिट्स -1 टू +1। सो देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या बचेगा, pn1 माइनस pn -1, pn -1। सो i की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, pn1 माइनस pn -1, pn -1। सो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स की, हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इससे हमारा ये रिवीजन भी हो जाएगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल। सो प्रॉपर्टी की बात करें, तो जिसमें हमारे पास pn1 दैट इज इक्वल टू 1, सेकेंड हमारे पास क्या है, pn -1, pn -1 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन -1 टू 1 pmx pnx dx, इसको ऑर्थोगोनल कंडीशन भी कहते हैं, 2 अपॉन 2n प्लस 1 क्रोनिकल डेल्टा mn। क्रोनिकल डेल्टा mn क्या होगा, दैट इज 1 जब m इज इक्वल टू n हो, और 0 व्हेन m डज नॉट इक्वल टू n हो। सो अब हमारे पास प्रॉपर्टी pn1 तो ऑलवेज 1 ही होगा, और ये क्या होगा, pn -1 क्या होता है, -1 टू द पावर n। अब इसमें कंडीशन हमारे पास है, कंडीशन है क्या है, कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन है हमारे पास इवन, अगर हमारे पास इवन n हो, इवन n हो, सो i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, i की वैल्यू क्या आएगी, 1 -1, so that is comes out to be 0, that is comes out to be 0। और odd n की बात करें हम, odd n की बात करें, सो i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, i इज इक्वल टू 1 -1, so i is comes out to be 2, i is comes out to be 2। सो अब इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, so, कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें 0 हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन में देखें 0, हाँ पॉसिबिलिटी n, ये पॉसिबल नहीं है, 1/n ये भी नहीं है, n। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली पॉसिबिलिटी जो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। नाउ प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल प्रिंसिपल इफ द ट्रायल वेव फंक्शन, according to variational principle the trial wave function is the same as a ground state wave function। अगर हमारा ट्रायल वेव फंक्शन सेम होता है एज अ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू, अगर हमारा देखो हैमिल्टोनियन हमको कैसे लिखते हैं, साई एच कैप साई डिवाइडेड बाय साई साई, दैट इज greater than equal to energy of ground state, energy of ground state, energy of ground state। सो अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन
अगर इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर हैमिल्टोनियन आर्बिटरी फंक्शन है, सो एनर्जी ऑफ अ ग्राउंड स्टेट इज लेस देन हैमिल्टोनियन। अगर ये क्या कंडीशन होगी, जब आर्बिटरी हो, आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्रेरी हो। और अगर हैमिल्टोनियन एग्जैक्ट ग्राउंड फंक्शन के बराबर है, तो हैमिल्टोनियन इक्वल टू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट। पर हैमिल्टोनियन, अगर हमारा वेव फंक्शन आर्बिट्ररी है, तो हमारी हैमिल्टोनियन ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट आएगी। और अगर हमारा एग्जैक्ट वेव फंक्शन अगर एग्जैक्ट है, तो हमारी हैमिल्टोनियन दैट इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर है। सो इसके लिए हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? अब इसमें हमारा क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेव फंक्शन हैज अ सेम एज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। सो सेम एज, एनर्जी हैमिल्टोनियन एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की। सो विच ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ tuning or turning points at x equal to a with energy is greater than potential for x is less than a, for the turning points at x equal to a for with energy greater than potential for x less than a and energy is less than potential for x greater than wkb approximation is forbidden region for forbidden region के लिए वेव फंक्शन क्या होता है हमारा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, for harmonic perturbation which of the option is correct? For harmonic perturbation, so it is a time dependent perturbation, बिल्कुल सही बात है, टाइम डिपेंडेंट हार्मोनिक परटर्बेशन है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग लेजर एंड लेजर। हाँ, क्योंकि हम लेजर में टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यूज कर होते हैं, जिसमें हार्मोनिक परटर्बेशन ही होता है। इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ, ये भी सही है। सो हमारे ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। Now question number 19. So which is the what is the relationship between differential cross section and scattering amplitude? So ये हमारा what is the relation between differential cross section and scattering amplitude? So sigma theta is equal to f theta whole square. So this is our बहुत स्टैंडर्ड और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। So sigma theta is equal to f theta square. So sigma theta is equal to f theta square. सो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास क्या है? द ड्राक इक्वेशन प्रेडिक्ट्स। सो ये रिलेटिविस्टिक ड्राक थ्योरी, जिसमें हम स्कैटरिंग थ्योरी की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें एक ड्राक थ्योरी होती है और एक क्लैन गॉर्डन इक्वेशन आती है। सो ड्राक इक्वेशन की मदद से हम ड्राक इक्वेशन प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच कॉन्सेप्ट। सो ड्राक इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है? सो ड्राक इक्वेशन प्रिडिक्ट करता है हमारे एंटी मैटर पार्टिकल के बारे में। सो ड्राक इक्वेशन प्रिडिक्ट द एंटी मैटर कॉन्सेप्ट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मीन को हम कैसे बताते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मीन एस एम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। एस एम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मीन के बारे में बताता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सो अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ मल्टीपल सैंपल डाटा। बिल्कुल सही बात है। एनालिसिस ऑफ सिंगल सैंपल डाटा। सो अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ यूज करते हैं? एनालिसिस ऑफ बोथ सिग्नल एंड मल्टी सैंपल डाटा, हम दोनों में ही यूज कर रहे होते हैं अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर 13। सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन Gaussian distribution can be mathematically expressed as following. सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमें पता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? 1/सिग्मा इंटू रूट पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर।
ये हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल फंक्शन है। अब इसको हम मॉडिफाई करके हम और अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो इसमें एच एक्चुअल में इनने क्या ले रखा है, 1/σ√2, और अगर हम एच स्क्वायर कर देते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1/2σ², 1/σ(h²) को हम अब इसमें रिप्लेस करेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = h/√π एक्सपोनेंशियल और माइनस x² माइनस h² x²। सो ये हमारी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगी। अब ये एग्जाम में कई बार हम गलती कर देते हैं, तो थोड़ा पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की 1/y√σ एक्सपोनेंशियल माइनस x²/2σ²। सो h = 1/σ√2, h² = 1/2σ²। So y = h/√π exponential minus h² x². So which option is matching? Y = h/√π exponential minus h² x². So ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता, तो ये भी पॉसिबल, तो यही बचा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24। So strain gauge bridge has a two fixed resistor R1 and R2, each of 120 ohm, and R3 is gauge resistance. The variable resistance R4 is 120 ohm at zero strain and 120.63 ohm with strain E. The gauge factor is 2.04. So what will be the strain in the beam at a point where the strain gauge is attached? सो स्ट्रेन गॉज को अटैच करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी। सो हमें पता है गॉस फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, गॉस फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, गॉस फैक्टर वी विल डिफाइन GF इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। And what they are asking? They are asking strain value. Strain value they are asking. So E is equal to delta R by R divided by GF. ये तुम्हारी strain की वैल्यू हो जाएगी। So strain की वैल्यू की हम बात करें, so delta R by R, तो delta R की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, 123। देखो ये 120.63 माइनस 120 करेंगे, सो 120.63 माइनस 120 करेंगे, सो हमारे लिए चेंज इन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.63 ओम, 0.63 ओम। और जीएफ की वैल्यू इन्हें कितना दे रखा है, गॉज फैक्टर कितना दे रखा है, गॉज फैक्टर को इतना दे रखा है, एक मिनट, आई थिंक ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, गॉज फैक्टर 2.04, 2.04। सो डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो डेल्टा आर इज 0.63 और आर की वैल्यू हमारे पास 120 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.00525, सो 525 आएंगे। सो जब हम इसमें हम वैल्यू को रखेंगे, सो 0.00525 बाय GF, GF इज 2.04। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब जाके हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिलती है। स्ट्रेन की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाए 2.57 इंटू 10⁻³ मीटर, 2.57 इंटू 10⁻³ मीटर। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन
2.57 into 10 की पावर -3. So option D is correct. So option D is correct. Now proceed for the next question. Which of the following can act as a inverse transducer? So inverse transducer किसकी तरह act करता है? piezoelectric crystal की तरह. Inverse transducer can act as a inverse transducer जो कि piezoelectric crystal की तरह act करता है. Now हम proceed करते हैं question number 26. Such a process in which frequency of incident photon is same as that of scattered photon. So किस प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन सेम रहता है एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन? सो ये एन प्रोसेस में होता है, एन प्रोसेस में और यू प्रोसेस में. सो हम देखते हैं एन प्रोसेस में क्या होता है. एन प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है एंड एनर्जी या फिर कह लो फ्रीक्वेंसी भी रिमेन्स अनचेंज्ड. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर हम यही चीज यू प्रोसेस की बात करें, सो यू प्रोसेस में क्या होता है? यू प्रोसेस में मोमेंटम इज नॉट कंजर्व momentum is not conserved within the first billion zone. So momentum is not conserved within the first billion zone, and it involves balloon zones, and it involves a reciprocal lattice vector. सो हमारा पास क्या है? एक तो एन प्रोसेस जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है और फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, और एक यू प्रोसेस होता है जिसमें मोमेंटम नॉट कंजर्व और एनर्जी इज चेंजिंग. सो एन प्रोसेस इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एक्सप्रेशन द एवरेज एनर्जी इज व्हाट? सो हमने पढ़ रखा है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ रखा है 8 पाई म्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय केवीटी -1. सो ये तुम्हारी एवरेज एनर्जी हो जाएगी. ना इसको अगर हम वेव फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, सो यही एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई के टर्म में, और इसको एक और करना पड़ेगा. इसको क्या करेंगे? डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी न्यू. सो हम डी न्यू को भी रिप्लेस करेंगे डी ओमेगा अपॉन 2 पाई. So, इनको रिप्लेस करके जब हम एवरेज एनर्जी निकाल रहे होते हैं, तब उस टाइम पे हमारी एवरेज एनर्जी निकल के आ रही होती है एच कट ओमेगा. एवरेज एनर्जी निकल के आ रही होती है एच कट ओमेगा. एवरेज एनर्जी एच कट ओमेगा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा नॉट अपॉन केबीटी -1. सो आधे ज्यादा को तो हम ऐसे ही रिप्लेस कर देते हैं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. नॉन ऑफ एबव एच कट स्क्वायर ओमेगा भी नहीं हो सकता. सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सो एवरेज एनर्जी इन प्लैंक रेडिएशन, that is our first option is correct. Now proceed करते क्वेश्चन नंबर 28. So question number 28 क्या बोल रहा है? The K values associated with vibration of monoatomic lattice can be grouped into
किसके साथ हम के वैल्यूज हमें पता वेव वेक्टर के साथ एसोसिएट, और वेव वेक्टर मीन्स फर्स्ट बिलियन जोन। सो के वेक्टर मीन्स फर्स्ट बिलियन जोन में हम कहां से कहां तक आते हैं, माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए तक, जो कि हमारा बिलियन जोन में ही होता है। और थर्मल जोन तो थर्मल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और ऑप्टिकल जोन और एक्वेस्टिकल जोन में हम वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो हमारे पास ओनली ऑप्शन जो कि पॉसिबल हो सकता है बिलियन जोन इज द, क्योंकि के वैल्यू मींस के वेक्टर को हम कैसे रिलेट करते हैं, के वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। सो 2 पाई बाय लैम्डा मींस वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो वो बिलियन जोन में ही आएगा। now हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, इफ sigma is the electrical conductivity and K is the thermal conductivity, then all the metals at constant temperature is known as, so इसको famous इक्वेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं बिट्स फ्रेंजमैन लॉ। बिट्स फ्रेंजमैन लॉ, so इसको क्या बोलते हैं, बिटमन फ्रेंज लॉ, बिट फ्रेंजमैन लॉ, सो बिट फ्रेंजमैन लॉ। नाउ हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ क्रिस्टल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सो इफेक्टिव मास, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। सो ये हमारा इफेक्टिव मास हो जाएगा, इफेक्टिव मास का। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, एच कट स्क्वायर चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, एच कट स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। सो वन ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप कि हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अदर क्वेश्चन करेंगे, कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब 40 से 45 मिनट या 50 या 1 घंटे में एक एक लेक्चर को रखें और हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। आई होप कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हम अदर क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।